रिएक्ट नेटिव के पे बेसिकली आपको जब आप रिएक्ट नेटिव स्टार्ट करते हो, रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट बनाते हो, रिएक्ट नेटिव पे बल्कि काम कर रहे होते हो जब, तो उस पे आपको रिएक्ट नेटिव पे काम करने के आपको दो तरीके मिलते हैं। पहला जो है वो तो रिएक्ट नेटिव की अपनी जो तरीका है, यानी जो अपनी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। और दूसरा जो है वो है एक्सपो का तरीका। ठीक है, अब इन दो तरीकों में फ़र्क क्या है? पहला तरीका जो है वो रिएक्ट नेटिव का मतलब वो समझ लो कि वो ऐसा है कि वो पूरा वो आपको समझ लो कि कॉन्फ़िगरेशन तो ज़्यादा देता है, ठीक है, लेकिन उस पे काम करना थोड़ा-सा मुश्किल है, पेचीदा है। ठीक है, आपको एक-एक चीज़ जो है वो समझ लो कि खुद देखनी पड़ती है, उसके अंदर हर चीज़ खुद मैनेज करनी पड़ती है। जैसे कि समझ लो कि आप एक बना-बनाया सिस्टम कोई सीपीयू खरीद लो, ठीक है, या आप एक जो है वो केसिंग अलग से खरीदते हो, मदरबोर्ड अलग से खरीदते हो, रैम अलग से खरीदते हो। अगर ये सारी चीज़ें अलग-अलग खरीदते हो, तो आपको बैठ के पूरा सेटअप बिल्ड करना पड़ेगा अपने पास। एक-एक चीज़ जो है वो सारी चीज़ें खुद लगा के सारे वो करना पड़ेगा। उसमें फिर ये है कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। लेकिन एक्सपो जो है वो समझ लो इस तरीके से कि आपने एक पूरा-पूरा एक सीपीयू खरीद लिया जिसमें सब कुछ हुआ हुआ है, विंडोज़ भी हुई हुई है, सिर्फ़ आपने उसमें अपनी एलसीडी या कीबोर्ड माउस कनेक्ट करना है और उसके बाद वो चीज़ चलने लगेगी। सही है? तो हम भी जो है वो एक्सपो के ऊपर ही फ़ोकस करेंगे। अब जितना भी काम होता है ज़्यादातर एक्सपो के ऊपर ही होता है। अच्छा, एक्सपो के ऊपर जो है वो अगर आप चाहो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक्सपो के ऊपर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया और अगर आप ट्रेडिशनल रिएक्ट नेटिव की तरफ अगर वापस जाना चाह रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो। तो सिंपल एक्सपो एजेक्ट की एक कमांड होती है, उसके थ्रू जो है वो आपका प्रोजेक्ट जो है वो वापस रिएक्ट नेटिव वाला भी हो जाएगा किसी भी फ़ेज़ पे अगर आप चाहो। ठीक है? तो एक्सपो जो है वो हमें क्या चीज़ें देखनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम एक्सपो करते हैं यहाँ पे एक्सपो और आगे लिख देते हैं रिएक्ट नेटिव। तो एक्सपो डॉट डेव के नाम से या एक्सपो डॉट आईओ के नाम से भी एक वेबसाइट है, वहाँ पे आप चले जाओ तो वो आपको एक्सपो डॉट आईओ पे अगर आप जाते हो तो वो आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन सारी चीज़ें आपको बता रहा होगा कि आपको कैसे जो है वो स्टार्ट करना है। मैं आता हूँ यहाँ पे और डॉक्स में आ जाता हूँ। तो ये बता रहा है आपको कि भाई आपने सबसे पहले जो है वो क्या कहते हैं, एक्सपो को ग्लोबली अपने पास इंस्टॉल कर लेना है एनपीएम के थ्रू। तो मैं ये वाला काम जो है वो अपने पास कर लेता हूँ। जब मेरे पास एक्सपो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगी तो मेरे पास ये एक्सपो वाली जो कमांड है ये मेरे पास अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद फिर मुझे यहाँ से इसके बाद जो इसकी कमांड है इनिट की, इनिट का मतलब क्या होता है, इनिशियलाइज। और इनिशियलाइज के बाद फिर आप बताओगे अपने प्रोजेक्ट का नाम कि मुझे ये वाला प्रोजेक्ट मुझे क्रिएट करके दे दो। तो ये आपको रिएक्ट नेटिव का एक्सपो की बेस के ऊपर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको दे देगा। ये कमांड्स आपको ज़ाहिर सी बात है वहीं चलानी होगी जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है। तो अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे और मुझे अगर डी ड्राइव के अंदर यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ रिएक्ट नेटिव के नाम से। और इस फ़ोल्डर के अंदर जो है वो अब मुझे बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो सीएमडी ओपन करूँगा, देखता हूँ मैं इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन मेरी हो जाए, फिर मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ से सीएमडी इस डायरेक्टरी में ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अब जो भी प्रोजेक्ट का नाम बताऊंगा उस प्रोजेक्ट के नाम से हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम एक काम करते हैं कि अपने पास टू डू ऐप कोई बनाने की कोशिश करते हैं कि जिसके हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाए रिएक्ट नेटिव के अंदर चलती कैसे। देखो रिएक्ट आप लोगों को आती है, ठीक है। रिएक्ट के ऊपर जो है वो आपने जो काम जैसे चल रहा था ना, सारा वैसे के वैसे ही चलेगा। बस इसमें फ़र्क क्या आ जाता है, फ़र्क ये आता है रिएक्ट नेटिव जो है वो आपके क्या कहते हैं, जो बेसिक जो ब्राउज़र के एलिमेंट्स होते हैं ना, एचटीएमएल एलिमेंट्स, उनको समझता नहीं है। लाइक अगर आप उसको बोलोगे डिव, उसको नहीं पता डिव क्या होता है। अगर आप उसको बोलोगे स्पैन तो उसको नहीं पता स्पैन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ वही चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी जो कि आपको रिएक्ट नेटिव प्रोवाइड कर रहा है। अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा? बस देखो रिएक्ट नेटिव जो है ना, जब हम रिएक्ट नेटिव से पहले हमारे पास जो है वो सबसे पहले कोडोआ आई थी। कोडोआ, फोन गैप के बाद फिर आयोनिक आई, जो बेसिकली तीनों चीज़ें एक ही हैं, बस इसके अंदर थोड़ा बहुत ही चेंज है। रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिल्कुल चेंज थी इससे। तो रिएक्ट नेटिव क्या ऐसा नया लेकर आई थी, जो हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजीज थी उसमें क्या होता था, आपके पास वेब व्यू चल रहा होता था एप्लीकेशन के अंदर। वेब व्यू का आइडिया है? वेब व्यू क्या होता है? बेसिकली आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही एक ब्राउज़र ओपन हुआ हुआ होता है और वो HTML से जावास्क्रिप्ट चला देता है। यूज़र देखने वाला जो होता है उसको क्या लगता है कि वो एप्लीकेशन चला रहा है, लेकिन वो एप्लीकेशन नहीं चला रहा होता। वो क्या चला रहा होता है? वो एक वेब व्यू चला रहा होता है, वेबसाइट चला रहा होता है, सिंपल, ठीक है। लेकिन रिएक्ट नेटिव ने कुछ चीज़ें चेंज की। अच्छा, वहाँ पे जब
क्योंकि हर चीज़ ब्राउज़र पे चल रही थी, तो वहाँ पे नुकसान क्या था? देखो, सबसे पहले जो क्या कहते हैं, हमारी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जो है, वो कम्युनिकेट करती थी किससे? ब्राउज़र से। ठीक है। ब्राउज़र कम्युनिकेट किससे करता था? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करता था प्रोसेसर से। ठीक है, तो कितनी बीच में लेयर्स बन गई। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर अगर एक वीपीएन ही चला दो, तो आप देखो इंटरनेट की आपकी स्पीड कैसे मर जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में एक लेयर ऐड हो जाती है। ऐसे ही है ना? तो यहाँ पे भी यही हो रहा था, इसमें बीच में जो इतनी सारी लेयर्स ऐड हो गई थी, इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस थी आयोनिक की एप्लीकेशंस की, वो एक टाइम पे जाके मर जाती थी। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो जो अगर छोटी मोटी वेबसाइट टाइप एप्लीकेशंस होती थी ना, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई लॉजिक्स वगैरह नहीं चल रही, या बहुत ज़्यादा कोई क्या कहते हैं काम नहीं हो रहा, तो वहाँ तक जो है वो आयोनिक बहुत अच्छी थी, लोग उसको पसंद करते थे। लेकिन जैसी जो है वो क्या कहते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आती थी, तो लोग फिर शिफ्ट होते थे नेटिव के ऊपर वापस। नेटिव क्या होती है? नेटिव जो डेवलपमेंट होती है, वो बेसिकली वो तरीका होता है जो कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। लाइक अगर आप एंड्रॉयड पे रहते हुए काम करते हो, तो आपको जावा या कॉटलिन पे काम करना पड़ेगा। अगर आप आईओएस पे काम करते हो, तो आपको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव सी तो ऑलमोस्ट खत्म ही होगा, अब स्विफ्ट ही चल रही है। तो इन चीज़ों पे आपने काम काम करना। तो रिएक्ट नेटिव ने क्या कहा? रिएक्ट नेटिव ने कहा कि देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप जो है वो बगैर वेब व्यू के, आप जो एक्चुअल नेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना, आप उनके ऊपर चला लो। फॉर एग्जाम्पल क्या उसने कहा, जैसे आपको बटन बनाना है। ठीक है, तो उसने कहा बटन बनाना है ना, तो आप मुझे बताओ कि बटन बनाना है, मैं एक्चुअल में ये काम करूँगा या करूँगी कि जो मोबाइल का अपना जो बटन होता है, यानी मोबाइल की अपनी जो एक्चुअल लाइब्रेरी के अंदर जो बटन होता है, मैं वो बटन रेंडर करा दूंगी। आप सिर्फ मुझे बताओ बटन रेंडर कराना है। आप एचटीएमएल नहीं बताओ मुझे कि एचटीएमएल में क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप सिर्फ, अगर आपने फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं स्क्रॉल व्यू बनाना है, तो आप मुझे बताओ कि मैं स्क्रॉल व्यू बनाना है और मैं ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना नेटिव स्क्रॉल व्यू लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, ये वाला जो फ़ायदा हुआ, ये हमारा कहाँ पे हुआ? ये हमारे बताया रिएक्ट, समझ में आ रहा है सबको क्या मैं क्या क्या बताना चाह रहा हूँ? रिएक्ट नेटिव में हुआ। ठीक है, जैसे अगर आप डिव बनाते हो ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है, तो जो आपका एंड्रॉयड है ना, वो बेसिकली डिव को सपोर्ट नहीं करता, उसको नहीं पता डिव क्या है। वहाँ पे हमारे पास व्यू के नाम से एक एलिमेंट है, वो चल रहा होता है। ठीक है, व्यू पूरा नाम नहीं पता मुझको, व्यू डॉट एंड्रॉयड के नाम से उसका नाम है, पूरा नाम व्यू डॉट एंड्रॉयड। वो पूरा एलिमेंट होता है, वो चल रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप iOS पे चले जाओ, तो iOS पे चलता है यूआई व्यू के नाम से एक एलिमेंट है, वो चल रहा होता है। ठीक है, तो इसने क्या कहा रिएक्ट नेटिव ने कहा कि अगर आपको डिव बनाना है ना, बेसिकली डिव जैसी कोई चीज़ बनानी है, आप मुझे मेरे एलिमेंट का नाम बताओ, मैं उस एलिमेंट की जगह पे एंड्रॉयड का अपना, यानी जो एंड्रॉयड डॉट व्यू है या व्यू डॉट एंड्रॉयड है, वो रेंडर करा दूंगा। ठीक है, या iOS की ऊपर जब एप्लीकेशन चलेगी, तो मैं उसकी जगह पे यूआई व्यू चला दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या फील आएगी? बेसिकली आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स, यानी जितनी भी यूआई नजर आ रही होगी आपको, वो सारी की सारी कौन सी यूआई होगी? वो एक्चुअल एंड्रॉयड की अपनी या ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी यूआई होगी। ठीक है, तो उससे आपको फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि आपकी एक लेयर बच गई ब्राउजर वाली। आप पहले ब्राउजर से कम्युनिकेट कर रहे थे, ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा था, ऐसे ही है ना? अब आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करो, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम वाली तो सारी चीज़ आपने रेंडर कराई हुई है स्क्रीन के ऊपर। बात समझ में आई? तो ये हमारा फायदा हुआ कि बीच से एक लेयर हट गई। अभी भी एक चीज हमारे पास मसला है रिएक्ट नेटिव के अंदर, और वो क्या है? वो ये है कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर जितनी भी लॉजिक्स आप लिखते हो ना, वो आपकी वैसी की वैसी रहती हैं। वो जावास्क्रिप्ट ही चल रही होती है, उसके लिए हमें कोई ना कोई क्या कहते हैं, बिहाइंड द सीन ये कुछ काम कर रहा होता है, कि कोई सर्विस चला के वहाँ पे आपकी जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जो कि हमारा अभी क्या कहते हैं कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो काम बिहाइंड द सीन ये कर रहा है, और अगर हमें अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस हमें समझना ये बात है कि अभी जो रिएक्ट नेटिव कर रहा है, वो क्या कर रहा होता है, जितने भी आपके यूआई एलिमेंट्स हैं, वो सारे के सारे नेटिव एलिमेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और जो आपकी एक्चुअल लॉजिक है, वो आपकी वैसी की वैसी रहती है जावास्क्रिप्ट के ऊपर। ठीक है, लॉजिक मतलब आपकी इफ एल्स फॉर लूप, जो भी जावास्क्रिप्ट का आपने कोड लिखा है, वो सारा का सारा वैसा ही रहेगा। सिर्फ जो एलिमेंट्स हैं आपके, जो कि यूआई में आपको दिखाने हैं, वो सारे के सारे कौन से हो जाएंगे? नेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक्सपो इनिट कर रहा हूँ। एक्सपो इनिट करने के बाद फिर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम बताता हूँ। मैं अभी टू डू ऐप बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया एक्सपो इनिट टू डू। जब मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ, अच्छा जी,
जावा और कॉटलिन ही तो नेटिव पे चलते हैं, रिएक्ट नेटिव पे नहीं चलते। रिएक्ट नेटिव और नेटिव दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। नेटिव का मतलब ये है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो आपको काम करने के लिए जो लैंग्वेज बताई हुई है, आप उसी लैंग्वेज पे रहते हुए काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड ने बताई हुई है कि आप एंड्रॉयड पे रहते हुए अगर काम करना चाह रहे हो तो आप जावा या कॉटलिन पे करोगे। और iOS ने बताया हुआ है कि अगर आप iOS पे रहते हुए काम करना चाह रहे हो तो आप स्विफ्ट पे काम करोगे। तो ये क्या करती है बेसिकली, आप बिहाइंड द सीन जो जावा और कॉटलिन वाली जो चीज़ें हैं ना, वही उठा के ले ला के स्क्रीन पे दिखा देती है, ठीक है। तो बिल्कुल नेटिव जो है वही चीज़ आपके सामने नज़र आ रही होती है, सिर्फ लॉजिक्स आपकी जावास्क्रिप्ट पे रहती है। किसी को बाहर से किसी को बुला के लाओ लाइट बंद करने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो चॉइसेस मुझे बता रहा है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो क्या कहते हैं क्रिएट करना चाह रहे हो। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले तो अच्छा, अब इसके अंदर टाइप स्क्रिप्ट भी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे से टाइप स्क्रिप्ट जो है वो भी, उसके ऊपर भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए लाजमी सी बात है कि आपको टाइप स्क्रिप्ट आनी चाहिए, ठीक है। अगर देखना चाहो तो देखने के लिए एक बार घर पे क्रिएट करके ज़रूर देखना, ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ और इसमें कुछ भी नहीं चाह रहा। अच्छा, इसके अंदर एक सबसे आखिर जो है वो, आखिर में एक और ऑप्शन है मिनिमल का। ये क्या करेगा आपको, ये बिल्कुल क्या कहते हैं कोरा सा, जो मैंने अभी बताया था ना वो वाला सेटअप जो होता है, वो वाला सेटअप आपके पास जो है वो लाके आपको दे देगा, ठीक है। तो मैं अभी ब्लैंक क्रिएट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं ब्लैंक पे एंटर करता हूँ, तो ये मेरे लिए एक ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट करेगा। अच्छा, ये जो है ना, जैसे ये चल रहा है ना अभी, ये चलते चलते कभी कभी रुक जाता है, तो आप इसके बीच में ना अभी जैसे ये चल रहा हूँ ना, तो एंटर प्रेस करते रहना। कभी कभी ये वहीं पे हैंग हो जाता है, चीज़ें सारी चल गई होती हैं लेकिन ये आपको सिर्फ लोडिंग दिखा रहा होता है, ठीक है। तो आप बीच इसके बीच में यहाँ पे इंटर क्लिक करते रहना, अगर कहीं पे हैंग हुआ होगा ना तो चल जाएगा। क्या? देखो, एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो, इस पे आप लोगों ने जब बिल्ड बना रहे होगे ना बेसिकली एंड्रॉयड की, तब आपको चाहिए होगा। अभी हम जो चीज़ें बनाएंगे और जो चीज़ें चेक करेंगे ना, वो अभी बगैर एंड्रॉयड के भी चल जाएंगी, ठीक है। अगर आप चाहो तो क्या कहते हैं जो आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट है वो आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे भी देख सकते हो। सिंपली आपने एक्सपो की एक एप्लीकेशन होती है प्ले स्टोर पे, अगर आप जाओगे यहाँ पे, प्ले स्टोर पे एक्सपो की ये वाली ऐप है, इसको आपने इंस्टॉल करना है अपने पास। इसको इंस्टॉल करोगे, मैं भी बताता हूँ इससे क्या होगा। इससे आपके पास एक क्यूआर कोड स्कैनर ऑन हो जाएगा, ठीक है। और वो क्यूआर कोड स्कैनर जो है वो उस वक्त आपको मिलेगा जब आप यहाँ पे रिएक्ट नेटिव का एक नोट छोटा सा सर्वर होता है, वो सर्वर को एप्लीकेशन को रन करोगे। तो जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन का सारा कोड उठाएगा और एक्सपो की ऐप के ऊपर ही रन कर देगा। तो आपको पूरी एप्लीकेशन चलती हुई आपके मोबाइल के अंदर नजर आ जाएगी बगैर एंड्रॉइड स्टूडियो के, ठीक है। आपको एंड्रॉइड स्टूडियो कब चाहिए होगा, जब आपको टेस्टिंग करनी होगी एमुलेटर के ऊपर। एमुलेटर पता है क्या होता है? एमुलेटर जो है वो समझ लो सॉफ्टवेयर ही होता है, पूरी एक डिवाइस बना के आपको यहाँ पे शो करा देगा, ठीक है। उस डिवाइस के अंदर बिल्कुल ऐसे ही आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही होगी। या फिर एंड्रॉइड स्टूडियो आपको उस वक्त चाहिए होगा जब आप बिल्ड बनाओगे एंड्रॉइड की, लाइक एपीके वगैरह जब आप बनाने की कोशिश करोगे, उस टाइम पे फिर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए होगा। अच्छा, तो ये एक्सपो की जो ऐप है ये आप लोग देख लेना, इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो है वो सिंपली सीडी कर देता हूँ टूडू को। मैं इसमें आ गया हूँ। अच्छा, बल्कि यहाँ एक काम करते हैं, इसको क्या कहते हैं वीएस कोड के अंदर ही ओपन कर लेते हैं और उसी के टर्मिनल से काम करते हैं। अच्छा, तो ये जो हमारा एक जो अभी हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, ये ओपन हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसकी फाइल्स को भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है। बेसिकली वैसे अभी भी आपको आइडिया होगा थोड़ा बहुत कि क्या कहते हैं चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे कैसे चली। कुछ फाइल होंगी जो अभी यहाँ पे आपके लिए नहीं है, वो मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कैसे चलती है। मैं यहाँ से जितने भी कमांड प्रॉम्प्ट्स हैं ये बंद कर देता हूँ और टर्मिनल यहीं पे चला देता हूँ।
ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले तो हमारे पास पैकेज डॉट जेसन, इसमें तो कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या होता है। अगर आप पैकेज डॉट जेसन ओपन कर लोगे तो आपको सिंपल स्क्रिप्ट्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, जो आप चला सकते हो npm रन करके। ठीक है, आपके पास प्रोजेक्ट का नेम है, वर्जन है, डिपेंडेंसीज हैं आपके पास। ठीक है, और क्या कहते हैं, डेव डिपेंडेंसीज हैं। यहाँ पे मैं जो एजेक्ट की कमांड बता रहा था, ये भी एजेक्ट की कमांड। एक्स को एजेक्ट करके अगर आप रन कर लोगे या npm रन इजेक्ट करोगे तो भी क्या होगा, ये बेसिकली एक्सपो से पूरा का पूरा फोल्डर इजेक्ट हो जाएगा। ये जो ट्रेडिशनल रिएक्ट नेटिव वाला जो प्रोजेक्ट था उस वाली फॉर्म में आ जाएगा ये सारा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर पैकेज लॉग जैसा है, इसको भी छोड़ दो। उसके बाद फिर हमारे पास आती है बेबिल कॉन्फिग। बेबिल क्या करता है, बेबिल बेसिकली आपका जितना भी कोड होता है ये सारा का सारा कंपाइल करता है, एक कंपाइलर है। ठीक है, तो इसके अंदर कंपाइलेशन सेटिंग्स होती है, इसको आपने कभी भी नहीं छेड़ना, ये वैसी की वैसी रहेंगी, इसमें आपने कोई भी काम नहीं करना। उसके बाद फिर आती है app.json, इसके अंदर आपकी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे कि आइकन है आपका, स्प्लैश स्क्रीन कहाँ रखी हुई है आपकी, और बाकी जो दूसरी चीज़ें होती हैं इसमें भी आपने कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करनी नहीं होती। अगर कभी करनी होगी तो देख लेना, गूगल वगैरह पे आपको बहुत चीज़ें मिल जाएगी। फिर हमारे पास आती है ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है जिसके अंदर हम सारा काम अपना कर लेंगे, और वो है app.js। इसी के अंदर आपने जितना भी काम करना है सारा का सारा आपका इसी के अंदर हो रहा होगा। और उसके बाद फिर आपके पास नोड मॉड्यूल्स है। नोड मॉड्यूल्स के बाद एसेट का फोल्डर है जिसमें आपकी आइकन, स्प्लैश स्क्रीन और इमेजेस वगैरह जो भी आप रखना चाह रहे हो वहाँ रख सकते हो। फॉन्ट्स वगैरह चाहो तो वो भी एसेट्स में रख सकते हो, अलग फोल्डर बना के एसेट्स के अंदर ही। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे अगर एप्लीकेशन को रन करना चाह रहे हैं तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास कमांड कौन कौन सी हैं, स्टार्ट है, एंड्रॉयड है, iOS है, वेब है और इजेक्ट है। अगर अभी मैं चाहूँ तो मैं एक काम करता हूँ, स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ npm स्टार्ट के थ्रू। npm स्टार्ट करने के बाद ये बेसिकली ये क्या चला रहा होगा, ये भी एक्सपो की ही एक्सपो स्टार्ट की कमांड चला रहा है। अच्छा देखो, ये क्यूआर कोड बन गया। अगर आप चाहो तो यही वाला क्यूआर कोड जो है वो एक्सपो गो की ऐप के ऊपर यहीं से स्कैन भी कर सकते हो। अच्छा, अब एक्सपो गो की ऐप के अंदर एक प्रॉब्लम आती है जो कि आपके घर पे नहीं आएगी, शायद यहाँ पे आए। यहाँ पे इसलिए आए कि यहाँ पे अक्सर बहुत सारे वाईफाई जो हैं वो अलग अलग है, तो कोई किसी और उस पर कनेक्टेड है, किसी और पे। तो ये बेसिकली लैन के ऊपर चल रहा होता है। एक लैन के ऊपर अगर आपका फ़ोन और आपका क्या कहते हैं सिस्टम, अगर दोनों एक ही इंटरनेट कनेक्शन पर है, एक ही लैन के ऊपर है, तो ये चल जाएगा, क्योंकि वो आईपी शेयरिंग होती है, आईपी के थ्रू आपका सर्वर बना देगा, तो उसके थ्रू आपकी जो चीज़ें हैं वो चल जाएगी। अगर ये जो यूआरएल आपको बता रहा है, अगर आप इसको ओपन कर लो, बेसिकली ये खुद भी ओपन करता है। अगर ना ओपन करे तो आप खुद ओपन कर लेना इसको। तो यहाँ पे ये आपको क्या कहते हैं चीज़ें बताएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं बाकी की कमांड्स भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये क्या करेगा, ये बेसिकली अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉयड का एम्यूलेटर चल रहा है या एंड्रॉयड की कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है आपके सिस्टम के साथ, याद रहे कि डिवाइस के अंदर हमारे पास एक डेवलपर ऑप्शन होता है, देखा है आपने सेटिंग्स के अंदर जाके, वो ओपन होना चाहिए और वो कनेक्टेड होना चाहिए उसके थ्रू। तो आपकी डिवाइस के ऊपर भी क्या करेगा, ये रन कर देगा एप्लीकेशन को। उसके बाद फिर इसी तरीके से iOS है, iOS अभी यहाँ पे चल नहीं सकती क्योंकि ये विंडोज़ का सिस्टम है। अगर मैक होता तो ये चल जाती। ठीक है, एक्सपोर्ट इंस्टॉल होना चाहिए iOS चलाने के लिए। इसी तरीके से वेब है, वेब के ऊपर अगर आप चलाओगे तो ये क्या करेगा, ये वेब के ऊपर आपकी एप्लीकेशन को ऑन कर देगा। तो बेसिकली अगर मैं अभी वेब ही करने की कोशिश करूँ, अगर अच्छा वो जो काम आप यहाँ से कर रहे थे वही काम आप यहाँ पे भी, आपके पास बटन नजर आ रहे हैं वहाँ से भी कर सकते हो, या क्यूआर कोड यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ से स्कैन कर लो। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास आते हैं कनेक्शन आपको किस तरह से बनाना है, लोकल है, लैंड है और क्या कहते हैं टनल है। तो टनल तो बेसिकली ये करेगा कि किसी यूआरएल के ऊपर जो है वो पूरे का पूरा आपकी फाइल्स को होस्ट करेगा, फिर वहाँ से आ रही होगी तो ये सबसे ज़्यादा स्लो होता है। फिर आपके पास लैंड होता है, ये सबसे ज़्यादा तेज होता है। फिर ठीक, उसके बाद फिर लोकल है, लोकल में ऊपर आपके पास जो है वो इसी आईपी के ऊपर 127.01 एक पोर्ट के ऊपर चला रहे होगा। ठीक है, और अच्छा, ये जब आप लैन के ऊपर चलाओगे और इससे स्कैन करोगे तो ये क्या करेगा, ये इसकी करंट आईपी से इसको उठा लेगा। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा मैंने ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं देखी हैं, देख लेना ये कैसे होती है। सबसे ज़्यादा जो अगर आप इसमें अगर कभी यूज़ कर रहे होगे तो वो एक्सपो गो की ऐप ही होती है, उसी को हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर होते हैं, या फिर एमुलेटर एंड्रॉयड का या iOS का जो होता है उसके ऊपर ही एप्लीकेशन को चेक करो तो देखो। तो मैं काम करता हूँ, मैं अभी रन इन वेब ब्राउज़र कर लेता हूँ। जब तक ये हो रहा है काम करते हैं हम app.js के अंदर जो भी काम होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो आप लोगों को नहीं मिलेगी वहाँ पे वो ये है कि इंपोर्ट, यहाँ पे अब जितनी भी चीज़ें होंगी एलिमेंट की वो सारी की सारी मतलब एज ए एलिमेंट, वो बेसिकली पहले आप डिव वगैरह कर रहे थे, अब यहाँ से सारी चीज़ें आपको रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट करके उसको यूज़ करना है।
ठीक है। अच्छा वो क्यों करना है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि ये बेसिकली जो भी आपको एलिमेंट्स दे रहा होता है, इसके बदले में जब आप इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हो तो इसके बदले में ये एक्चुअल नेटिव एलिमेंट्स जो होता है उनको यूज़ कर रहा होता है। तो ये सारे एलिमेंट्स उसने बना के अपने पास रखे हुए हैं, आपने सिर्फ इनमें से यहाँ से इसको इम्पोर्ट करना है और उसको यूज़ करना है। ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे अब जैसे हमारे पास क्या कहते हैं कोई भी एलिमेंट होता है लाइक डिव ब्राउज़र के अंदर होता है, तो यहाँ पे डिव का अगर समझ लो कोई नेमुल बदल है तो वो है यहाँ पे व्यू, ये वाला। ठीक है। और इसी तरीके से अच्छा अब वहाँ पे क्या होता है HTML के अंदर एक, जब आप किसी भी एलिमेंट के अंदर टेक्स्ट लिख दो वो नज़र आ जाता है, रेंडर हो जाता है। यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट दिखाना है तो बेसिकली आपको टेक्स्ट एलिमेंट चाहिए लाजमी। ठीक है। अगर आप टेक्स्ट एलिमेंट जो है वो उसको नहीं बताओगे कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ, उसके बगैर अगर आप टेक्स्ट लिख दोगे तो वो एरर देगा आपको। ठीक है। व्यू का एलिमेंट क्या है, व्यू का एलिमेंट कंटेनर बनाने के लिए, आप कोई भी कंटेनर बनाना चाह रहे हो व्यू के एलिमेंट के थ्रू बनाओगे। और अगर आपने कोई भी क्या कहते हैं टेक्स्ट वगैरह अगर दिखाना है तो उसके लिए आपको व्यू के अंदर टेक्स्ट का एलिमेंट होना लाजमी है, आप डायरेक्टली अपना टेक्स्ट छोड़ नहीं सकते व्यू के अंदर। सही है। अच्छा तो मैं यहाँ पे दोबारा से कोशिश करता हूँ। ठीक है, बिल्ड बन गई। बिल्ड बनने के बाद ये हमारे पास इस तरीके से नज़र आ रही है वेब के ऊपर। ठीक है। मैं इसको बिल्कुल मोबाइल व्यू के ऊपर ही ले आता हूँ। यहाँ से मैं आईफोन आईफोन सेलेक्ट कर लूँ, आईफोन 12 प्रो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कुछ आपके मोबाइल के अंदर जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, आपकी एप्लीकेशन। तो आप यहाँ से जो है वो कोई सा भी आईफोन सेलेक्ट करो या 12 प्रो कर लो और इसको कर दो। ठीक है। तो ये आपकी एप्लीकेशन है। ठीक है। मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है। अच्छा अब इस एप्लीकेशन के ऊपर देखो, यहाँ पे अभी आपको डिव नज़र आ रहा है। ठीक है। क्यों नज़र आ रहा है डिव, क्योंकि अभी आपने वेब के लिए उसकी बिल्ड बनाई है। ठीक है। वरना अगर ये एंड्रॉयड के ऊपर जा रही होती तो यहाँ पे डिव नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी यहाँ पे एक व्यू बनाया। व्यू के ऊपर कुछ स्टाइल्स इन्होंने पास किए, स्टाइल्स भी देख लेते हैं कैसे लग रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट दिखाना था तो उन्होंने टेक्स्ट का एलिमेंट यहाँ पे बना लिया। सही है भाई, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना यहाँ तक। व्यू है, व्यू एक कंटेनर है और उसके बाद फिर यहाँ बना लिया। ठीक है। ये स्टेटस बार क्या कर रहा है, पता नहीं, कुछ ना कुछ करता होगा। अच्छा खैर, फिर यहाँ पे स्टाइल शीट्स है, स्टाइल शीट डॉट क्रिएट करके इन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पे स्टाइल शीट एक क्रिएट की। अब ये स्टाइल शीट क्या कर रही होती है बेसिकली, अगर आप चाहो ना यहाँ पे क्योंकि आपके पास CSS तो चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि ब्राउज़र पे आप काम नहीं कर रहे हैं ना, एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो आप, तो आपके पास HTML CSS चलती नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि भाई देखो CSS तो नहीं चलेगी आपको, लेकिन आप एक काम करना, आपकी जो भी स्टाइल्स होंगी ना वो आप मुझे जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना के दे दो। जब जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बना के आप मुझे वो दोगे ना तो मैं उसकी इक्विवेलेंट जो भी स्टाइल्स होंगे वहाँ पे खुद लगा दूंगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे उसको एक ऑब्जेक्ट बना के आप उसको पास कर रहे हो। अच्छा अब देखा जाए ना तो ये CSS नहीं है, लेकिन CSS से मिलती जुलती चीज़ है। कैसे, देखो फ्लेक्स है, फ्लेक्स आपने पढ़ा है, बैकग्राउंड कलर है, अलाइन आइटम है, जस्टिफाई कंटेंट, सब आपने देखा हुआ है ना। ठीक है। कुछ एडिशनल चीज़ें होती हैं जो कि रिएक्ट नेटिव आपको ऑफर कर रहा होता है CSS के अलावा भी। ठीक है। लाइक यहाँ पे आपको वहाँ पे आप देते थे पैडिंग देते थे। ठीक है। और अगर आपको पैडिंग जो है वो सिर्फ वर्टिकल देनी है, ठीक है, तो आपको क्या कहते हैं एक जगह पे देना पड़ता था स्पेस लगा के, फिर दूसरा देते थे जो कि हॉरिजॉन्टल होती थी। यहाँ पे आपके पास एक एडिशनल प्रॉपर्टी है पैडिंग वर्टिकल की और पैडिंग हॉरिजॉन्टल की। ठीक है। इसी तरीके से मार्जिन वर्टिकल, मार्जिन हॉरिजॉन्टल, इस तरह की भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके पास CSS में नहीं होती थी। तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कर रहा है CSS से। अच्छा तो आपने बेसिकली यहाँ पे पूरा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बनाया। कैमल केस बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कैमल केस के अलावा इसको समझ में नहीं आएगी। ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट बेसिकली अगर कैमल केस नहीं लिखते, डैश केस ही कर देते अगर यहाँ पे भी CSS की तरह, तो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट ही हमें एरर दे रहा होता ना। जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के ऊपर डैश केस नहीं चल सकता ना यहाँ पे। तो वो था, बहुत से लोग कहेंगे कि वो सब सर हम ये भी तो कर सकते थे कि उसको पूरे को स्ट्रिंग दे देते, इस तरीके से स्ट्रिंग दे के अगर यहाँ पे डैश केस लगा देते तो भी चल जाता। तो
इसका जवाब ये है कि भाई ये नहीं चलेगा, ठीक है। इसको इसी तरीके से कैमिल केस के अंदर इसका तरीका है, इसको कैमिल केस में ही देना पड़ेगा आपको, सही है, याद रखना ये चीज़। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे, अच्छा अब हमने क्या सोचा था कि हम क्या बनाएंगे, हम टू डू ऐप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टू डू ऐप बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो टू डू ऐप को ऐड करने के लिए, टू डू किसी भी टू डू को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए, ठीक है, जिसमें इनपुट एलिमेंट होगा हमारे पास, एक बटन होगा जो कि सबमिट कर रहा होगा, और क्या कहते हैं उसके बिहाफ के ऊपर क्या कहते हैं आपके पास एक लिस्ट बन रही होगी, ऐसे ही है ना। तो चलो कोशिश करते हैं वो बनाने की। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इस व्यू के अंदर इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये भी सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बनाना चाह रहा हूँ एक इनपुट, ठीक है। तो इनपुट के लिए हमारे पास यहाँ पे होता है टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट का एलिमेंट होता है ये, अगर आप यूज़ करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये देखो इनपुट मेरे पास आ गया है, अभी इसके ऊपर कुछ भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई हुई, ठीक है। तो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई हुई, इस वजह से यहाँ पे ये बिल्कुल बॉर्डर और लेस वगैरह ये सारी चीज़ें दिखा रहा होता है, ये इसका डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे इसके ऊपर कोई भी स्टाइल अगर आपने अप्लाई करना है, तो जैसे यहाँ पे इन्होंने स्टाइल शीट डॉट क्रिएट के अंदर एक कंटेनर की बनाई थी, यानी ये सारे स्टाइल जो हैं ये कंटेनर के हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और की के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ इनपुट। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या लगाना है, बॉर्डर। अच्छा, बॉर्डर की जो वो वाली प्रॉपर्टी थी ना, क्या कहते हैं जो आप CSS में लगाते थे, शायद ये उस तरीके से ना चले, मैंने देखा नहीं है उसको, लेकिन ये चलता है किस तरीके से, बॉर्डर कलर आपको लगाना पड़ेगा और बॉर्डर विथ आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो बॉर्डर कलर में यहाँ पे इसको दे देता हूँ #00। हाँ, सब चलेगा। अगर आप क्या कहते हैं टेक्स्ट में भी लिख दोगे नाम कलर का, जैसे आप CSS में लिखते थे वो वैसे लिखो तब भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर हमें चाहिए है, अच्छा, बॉर्डर विड्थ जो है वो हम क्या दे देते हैं यहाँ पे अभी, 1 दे देते हैं, ठीक है। 1 का मतलब यहाँ पे 1 पिक्सल्स है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे px वाली प्रॉपर्टी नहीं दे रहा हूँ। ये जो इनपुट वाला जो स्टाइल है ये मैं कहाँ लगाऊंगा, ठीक है। देखो बॉर्डर अपेयर हो गया मेरे पास, सही है भाई। इसी तरीके से अगर आपको विद देनी है, कुछ भी देना है इस तरह के एलिमेंट अगर आपको देना है, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरे पास हो गया। अब इसी के साथ साथ मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे पास एक बटन भी आ जाए, जिस बटन पे यूज़र अगर क्लिक करे तो फिर टू डू ऐड होगा ना। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, जितनी भी इंपोर्ट्स मेरी होंगी यहाँ से वो रिएक्ट नेटिव से ही होंगी, तो मैंने यहाँ से एक बटन को इंपोर्ट कर लिया। अच्छा, बटन जो है वो अगर आप क्या कहते हैं नॉर्मल HTML में देखो तो वहाँ से और यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है। वहाँ पे आपको जो है वो क्या कहते हैं अगर आप बटन लो तो आपको इस तरीके से यूज़ करना होगा ना, यहाँ पे बटन जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, इस तरीके से चलता है, ठीक है। जो भी आपको बटन के अंदर जो डेटा दिखाना है वो आप दिखाओगे टाइटल के प्रॉप के थ्रू। प्रॉप तो पता है ना सबको, प्रॉप्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको बता रहा हूँ ऐड, ठीक है। मैंने इसको ऐड बताया, और ऐड जब अच्छा इसके ऊपर जो क्लिक होगा तो वो कैसे चलेगा, ऑन प्रेस के ऊपर। ऑन प्रेस के ऊपर कुछ भी चलाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे कांस्टेंट बना सकता हूँ। रिएक्ट तो याद है ना सबको, तो रिएक्ट में मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बनाऊंगा ऐड टू डू इक्वल्स टू, मैं आगे चल के जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें वही लाइब्रेरी का भी बताऊंगा।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पास कर देता हूँ, ऑन प्रेस इक्वल्स टू ऐड टू। ठीक है, अब अगर मैं इस बटन के ऊपर खाली मैं सिर्फ चेक करना चाहूँ कि बटन काम करे या नहीं, तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग चला देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, पता नहीं यहाँ के कंसोल पे मुझे दिखाया नहीं दिखाया, दिखा रहा है। ठीक है, वर्क यहाँ पे भी दिखाएगा। और अगर आप यहाँ पे आते हो तो ये प्रोसेस है, यहाँ पे भी कहीं पे दिखा रहा है यार ये। चलो खैर है, मेरे ख्याल से वो उस वक्त दिखा रहा होता है जब आप मोबाइल पे एप्लीकेशन चला रहे होते हो, वेब के ऊपर शायद नहीं दिखा रहा। खैर है, देख लेना इस चीज़ को। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब इसमें यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनपुट है और बटन है। अब ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं, अगर मैंने इन दोनों को अलग अलग करना है तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको मार्जिन दे दूंगा। ठीक है, किसको मार्जिन दूँ, बटन को दे दूँ, इनपुट को दे दूँ? इनपुट को ही दे देते हैं। मार्जिन बॉटम मैं इसको देता हूँ 10, और यहाँ पे मार्जिन आ गई। ठीक है, तो आसान है ना काम, मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ भी। ठीक है, तो फंक्शन भी चल गया हमारे पास, इनपुट भी चल गया है, और क्या कहते हैं बाकी जो सी एस एस जैसी, यानी जो स्टाइलिंग आप बेसिकली जो कुछ आप सी एस एस में कर सकते हो ना, सब यहाँ कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। क्या फ्लैक्स चल रहा है ना, पूरा फ्लैक्स मिला हुआ है ना आपको, ये फ्लैक्स के ऊपर काम करता है। जो भी आपको जिस तरह से भी अलाइनमेंट वगैरह जो कुछ भी करवानी है, सारा फ्लैक्स के थ्रू कराओ, फ्लैक्स ज़्यादा अच्छा है उससे। नहीं, इस तरह के कोई खास होंगे तो नहीं। वो रॉ कॉलम वही वाला होता है जो फ्लेक्स में आपको मिलता है ना, जो आप क्या कहते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन में बताते हो, रॉ कॉलम होता है। अच्छा, यहाँ पे एक फ़र्क है, जो एच टी एम एल में जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे फ्लेक्स की जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन क्या होती है, रॉ। यहाँ पे जो डायरेक्शन होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो कॉलम होती है। ठीक है, ये बात याद रखना चाहिए, अगर आप किसी को भी फ्लेक्स देते हो ना, तो वो आपको कॉलम में नजर आएगी, तो आप परेशान हो जाओगे कि यार ये कॉलम में क्यों आ रही है। तो याद रखना, यहाँ पे जो डिफॉल्ट डायरेक्शन जो होती है उसकी वो कॉलम होती है। अगर आपको रॉ में लाना है तो आपको अलग से उसको फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ बताना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँ, और टाइप करने के बाद ऐड करूँ ना, तो मेरे पास ये वाला कंसोल लॉग जो है वो इनपुट का वो यहाँ पे आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी इसके ऑन चेंज के ऊपर ही काम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑन चेंज के ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे बताना पड़ेगा एक फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के साथ साथ मुझे स्टेट के अंदर वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, ऐसा है ना? तो अच्छा, स्टेट आप कैसे यूज़ कर सकते हो, आप बताओ। स्टेट कहाँ से आएगा, रिएक्ट से आएगा, रिएक्ट नेटिव से आएगा? रिएक्ट से आएगा। क्यों रिएक्ट नेटिव से क्यों नहीं आएगा? हाँ, क्योंकि बेसिकली एक्चुअल कोर लाइब्रेरी तो हमारी रिएक्ट है ना। रिएक्ट नेटिव जो है वो हमें एडिशनल टूल्स प्रोवाइड प्रोवाइड कर रही है रिएक्ट को मोबाइल पे चलाने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट यूजर स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं काम करता हूँ। अच्छा भाई, तो यहाँ से मैं इसको फिलहाल क्या कहते हैं, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो एम्प्टी स्ट्रिंग देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको बताया। अच्छा, ऑन चेंज के ऊपर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसको मैं बता रहा हूँ भाई। ऑन चेंज के ऊपर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो मैं एक एक काम ये भी करता हूँ कि इसके ऊपर वैल्यू सेट करा देता हूँ। वैल्यू क्या रहेगी मेरी? ठीक है, और ऑन चेंज पे क्या होगा अब? ऑन चेंज, नहीं नहीं, ऑन चेंज पे भी चल जाना चाहिए।
ऑन चेंज के ऊपर मैं इसको कॉल करा दूं, ये जो मैंने सेट इनपुट डेटा कॉल कराया है, फंक्शन पास करना पड़ेगा। बताओ कैसे, इस तरीके से, ऐसे। चलो कर्ली ब्रेसेस भी हटा देते हैं, ऐसे ही इसको कॉल कर लेते हैं। क्या आएगा? यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे ई आएगा। और ई से अब डेटा कैसे निकालूं? ठीक है भाई, अब चलना चाहिए। नहीं, अब क्या मसला है? आपका वाला इनपुट नहीं है मतलब? है? चलो देखते हैं चला के क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गाली देगा ना कोई। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ऐड करता हूँ, और कंसोल तो मैंने कहीं पे किया ही नहीं है वाकई में। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ से इनपुट डेटा उठा के, ठीक है, वैल्यू में मिल गई है, वैल्यू वहाँ पे सेव भी हो रही है और मिल भी रही है। सही है भाई। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस डेटा को उठाना है यहाँ से जो मुझे मिल रहा है ना, और इसको शो करवाना है किसी लिस्ट के अंदर। ठीक है, अब लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे एक स्टेट बनानी पड़ेगी, ऐसे ही है। तो मैं इसी को क्या कहते हैं, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से एम्प्टी एरेस को दे दिया, और यहाँ से मैंने इसको बताया टू डू लिस्ट, और यहाँ से मैंने उसको बताया सेट टू डू लिस्ट। अच्छा, सबसे पहले टू डू लिस्ट को बाद में देखेंगे, टू डू लिस्ट के अंदर तो एरे होगा। सेट टू डू लिस्ट में हमने क्या करना है, जब हमारे पास यहाँ पे ऐड टू डू में, सॉरी, हाँ, ये वाला फंक्शन जब हमारे पास कॉल होगा तो हमने क्या करना है, सेट टू डू को कॉल करना है। ठीक है, और इसको क्या पास कर देना है, पुरानी वाली जो टू डू लिस्ट है उसको स्प्रेड करेंगे, और न्यू वैल्यू जो है हमारी इनपुट डेटा के अंदर वो रख देंगे। बात समझ में आई क्या किया मैंने? अच्छा, अब इसके अंदर एक मसला होता है, बताओ कौन बताएगा, किसको याद है? ये वाली जो अभी हमने अप्रोच की है इसमें एक मसला होता है। नहीं याद, किसी को भी नहीं याद? हाँ, मसला ये होता है कि यहाँ पे रिएक्ट कोई गारंटी नहीं लेता कि वैल्यू आपको अपडेटेड ही मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, अब अगर हमें हर बार अपडेटेड वैल्यू चाहिए होती है तो फिर हम क्या करते हैं, सेट डेटा को ये पास नहीं करते, बल्कि सेट डेटा को हम पास करते हैं एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ से हम इसकी प्रीवियस वैल्यू लेते हैं एज अ पैरामीटर, और अब ये जो प्रीवियस वैल्यू है ये इस बात की गारंटी लेगा कि प्रीवियस वैल्यू जो है ये हमेशा अपडेटेड होगी। तो टू डू लिस्ट की जगह हम प्रीवियस वैल्यू जो है वो उठा के उसको एक्सपेंड करेंगे, उसको स्प्रेड करेंगे। ठीक है, और फिर उसमें इनपुट डेटा रखेंगे, तो ये वैल्यू हमेशा अपडेटेड होगी। इस वैल्यू की गारंटी नहीं होती कि ये आपको कोड में अपडेटेड मिलेगा या नहीं, यूआई में तो अपडेट हो जाता है आपको। अच्छा, ये जो टू डू लिस्ट है अब ये इसको दिखाना भी है कहीं पे, है ना? अच्छा, तो मैं काम करता हूँ, टू डू लिस्ट के अंदर सबसे पहले तो यहाँ पे मेरा व्यू है ना, इस व्यू के अंदर दो व्यूज और बना लेता हूँ। व्यू को आप हमेशा नेस्टेड कर सकते हो कभी भी, ठीक है, व्यू के अंदर और व्यू बना सकते हो, जैसे डिफ के अंदर डिफ बन सकते हैं ना, वैसे व्यू के अंदर और भी व्यू बन सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो बटन और इनपुट वाला जो डेटा है इसको मैं ऊपर वाले एक व्यू में रखता हूँ और लिस्ट को एक अलग व्यू में रखता हूँ। अगर वैसे भी करना चाहूँ तो काम हो जाएगा मेरा, चलेगा भी, ठीक है, लेकिन कचरा हो रहा है, इस वजह से इसको एक अलग अलग व्यू में रखा। ये मैंने व्यू कर लिया, ये पूरा बटन और ये टेक्स्ट, यानी ये जो पूरा फॉर्म था मेरा इसको उठा के मैंने रख दिया ऊपर। कौन सा फ्रेगमेंट? वो जो सिंगल
पेरेंट एक ही होना चाहिए। हाँ, वो तो रिएक्ट का है ना, वो तो आएगा ही। तो मैंने एक और व्यू बनाया इसी तरीके से। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे पास क्या बन जाए, लिस्ट बन जाए। अच्छा, अब लिस्ट तो बनानी है मैंने, ठीक है, लेकिन लिस्ट कैसे बनती है, अब आप लोग मुझे बताओगे कैसे बनाते हैं लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर पहली बात तो डेटा होगा, तो यानी टेक्स्ट एलिमेंट तो होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। और बहुत सारी यानी एरे के अंदर डेटा है, सबको रेंडर कराना है, तो उसके लिए क्या होता है हमारे पास, एरे डॉट मैप होता है। दो तीन लोगों की आवाज़ें आ रही हैं बस, बाकी सारे सुन बैठे हैं। क्या, फ्लैट लिस्ट पे भी बनाएंगे, फ्लैट लिस्ट पे थोड़ी देर बाद आते हैं। मैं पहले बेसिक जो हमारा ट्रेडिशनल वे है ना वो कर लूँ, उसके बाद फिर हम फ्लैट लिस्ट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ही बना लेता हूँ, ठीक है। और जो मेरी जो लिस्ट है वो कहाँ पड़ी हुई है, टू डू लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पे उसको बताता हूँ भाई, टू डू लिस्ट जो है उस पर आपने चलाना है मैप, ठीक है। अच्छा, मैप के अंदर अब आप हमें क्या मिलेगा, एक एक करके टू डू मिलेगा। और मैंने यहाँ पे क्या दिखाना है, हर टू डू के बेस के ऊपर एक टेक्स्ट दिखाना है। टेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई मसला। क्या नहीं डाला, की भी डालेंगे, अभी देख लेते हैं, सारी चीज़ें देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, फिर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये वही की वाली वार्निंग आ गई, लेकिन मेरी लिस्ट चल रही है, ठीक है। मैं जितनी भी यहाँ से ऐड करता जाऊँ, लिस्ट मेरी चल रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं कोई स्टाइलिंग देना चाहूँ, लाइक जैसे अभी जो है वो बहुत बुरा लग रहा है, तो क्या होना चाहिए, इसकी स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, स्टाइल्स डॉट लिस्ट आइटम के नाम से हम इसको पास करते हैं, ठीक है। और लिस्ट आइटम जो है वो हम बना लेते हैं यहाँ पे। क्या होगा, अच्छा, तो ठीक है, लिस्ट आइटम बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, लिस्ट आइटम में क्या क्या रखना चाहिए, सबसे पहले तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसको कुछ पैडिंग मिल जाए, ठीक है। पैडिंग जो है वो इसकी होनी चाहिए 10। इसके साथ साथ कुछ इस पे मार्जिन होनी चाहिए, वो भी 10 होगी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं यहाँ पे, और क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको। बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि इसमें हो जाए हैश सी दे देते हैं। थोड़ा सा ग्रेश टाइप कलर होता है ये। अच्छा, और क्या दे सकते हैं, बॉर्डर दे दें। बॉर्डर एक काम करते हैं, बॉर्डर के लिए जो हमने यहाँ पर रखा था ये उठा देते हैं, ठीक है। तो ठीक है भैया, अब थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। एक काम इस पर हम ये भी कर सकते हैं कि हम इस पर दे दें विथ, और विथ जो है वो आप परसेंटेज में भी दे सकते हो इसको, इस तरीके से। अगर आप वैसे 100 लिखोगे तो ये 100 पिक्सल समझ रहा होगा उसको, ठीक है। विथ अप्लाई नहीं हो रही, क्यों नहीं अप्लाई हो रही, एक्चुअली जो इसका कंटेनर है उसकी विथ ही कम है, क्यों कम है, जो इसका व्यू है इसकी विथ जो है वो इसके ऊपर भी देनी पड़ेगी। क्या, ये वाले, अच्छा, इसके अंदर पता है आपको, एक जो इनलाइन स्टाइलिंग होती है ना वो भी हो जाती है। मतलब सिंपली अगर आप
स्टाइल शीट डॉट क्या कहते हैं ये वाला, अगर आपने नहीं लिया हो ना स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास करो तो वो भी चल जाएगी लाइन स्टाइलिंग, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा कभी भी आपको वो काम करने का। हमेशा स्टाइल शीट डॉट क्रिएट ही करना। ये आपको एक बेनिफिट ये देता है कि अगर आपने कहीं पे भी कोई गलती की है ना तो ये आपको हाईलाइट कर देगा, वरना बेसिकली अगर आप इनलाइन स्टाइलिंग करोगे ना तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो अप्लाई नहीं हुआ होता, ठीक है, और वो कोई एरर भी नहीं देगा, बताएगा भी नहीं आपको। मैं सिर्फ दिखाने के लिए अभी आप लोगों को एक काम कर देता हूँ यहाँ पे कि मैं एक ऑब्जेक्ट मैंने उसको पास किया, यहाँ पे मैं विथ रखता हूँ और उसकी वैल्यू मैं जो है वो उसको दे रहा हूँ 100%। ठीक है, अब सही है। तो बेसिकली अब ये भी 100% हो गया है, तो इसको जो है वो हम थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, इसको 80% कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी भी अब ये देखो, अब इसके अंदर ये थोड़ा सा ना लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसके लिए अब हमने क्या करना पड़ेगा पता है, ये जो विथ है ना, इसी के आगे हम इस पे फ्लेक्स दे सकते हैं, ठीक है। अब फ्लेक्स पे क्या दे, जस्टिफाई कंटेंट होना चाहिए, अलाइन आइटम सेंटर होना चाहिए, अलाइन आइटम्स होना चाहिए। क्यों? वो कॉलम होती है, कॉलम तो होती है, लेकिन वो डिफॉल्ट कॉलम होती है ना, तो फिर जस्टिफाई कंटेंट होना चाहिए ना। चलो देखते हैं, पहले मैं जस्टिफाई कंटेंट लगाता हूँ यहाँ पे। जस्टिफाई कंटेंट नहीं चल रहा, अलाइन आइटम्स करके देखते हैं। अलाइन आइटम्स, ठीक है। तो अलाइन आइटम्स वाले जो कह रहे थे उनके लिए क्यों मोबाइल, अच्छा सही है भाई। तो ये हमारे पास आइटम जो है वो ऐड होने लग गए, यानी टू डू लिस्ट जो है वो हमारी एक तरह से तैयार हो गई है। अच्छा, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस आइटम के ऊपर क्लिक करूँ ना तो वो जो आइटम है वो डिलीट हो जाए, यानी जैसे अगर मैं ये SAD के ऊपर क्लिक करूँ तो ये डिलीट हो जाए। कैसे पॉसिबल है? एरे से निकाल देंगे, कैसे पकड़ के निकाल दोगे? स्प्लाइस करके निकाले, वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर अप्रोच क्या होगी? फिल्टर करें, फिल्टर सबसे बेहतर अप्रोच है। फिल्टर के ऊपर आईडी चाहिए होगी और आईडी के थ्रू ये निकालना चाहिए, फिल्टर ही सबसे बेहतर अप्रोच है। अच्छा, अब हम आईडी वाला काम कर ही रहे हैं ना, देखो अच्छा, अब इसके अंदर मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पे अगर आप ये वाला काम करते हो ना, इसको ऐड कर देते हो, ठीक है। अब पता है प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है लेकिन मोबाइल के ऊपर आपका स्क्रॉल नहीं चलेगा। यहाँ पे स्क्रॉल इसलिए चल रहा है क्योंकि वेब का डिफॉल्ट व्यू है, जब कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो वो स्क्रॉल ऐड कर देता है, मोबाइल ऐसा नहीं करता। मोबाइल कहता है अगर स्क्रॉल ऐड करना है मुझे बताओ कि यहाँ पे स्क्रॉल ऐड करना है, ठीक है। तो मोबाइल के ऊपर जब आप चला रहे होगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये जो व्यू है ना, क्योंकि ये व्यू, ये जो लिस्ट है आपकी, ये पूरी स्क्रॉलेबल होगी, इसको आपने चेंज करना पड़ेगा, किसके लिए, किससे? स्क्रॉल, स्क्रॉल व्यू ये आ गया है, ठीक है। यहाँ पे इसको कर रहा हूँ कॉपी और रिप्लेस कर देता हूँ इस व्यू को स्क्रॉल। अच्छा, चलो इतना सारा हमने काम किया था इसलिए ताकि हम इसको रिप्लेस कर दें, ठीक है। अब इस जो है वो ये चीज़ जो है इससे जो है वो हम निकल के जा रहे हैं कहाँ पे, एक और है जो कि इससे बेहतर अप्रोच है, जो कि रिएक्ट नेटिव हमें खुद प्रोवाइड करता है, उसका नाम क्या है, फ्लैट लिस्ट। फ्लैट लिस्ट क्या करता है बेसिकली, देखो एंड्रॉयड के अंदर हमेशा जो है वो इशू ये रहता है कि अगर आपने आइटम्स जो है ना, वो एंड्रॉयड हमेशा ये कहता है कि आइटम्स सिर्फ आप वो रेंडर कराओ जो कि आपकी यूआई में है, उसके अलावा रेंडर ना कराओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऐड करते रहता हूँ, ठीक है, और ये ऐड हो रहा है, ठीक है। अब देख लो नीचे स्क्रॉल होने के बाद नीचे भी आइटम्स है, ठीक है। अभी वाली जो हमारी अप्रोच है ना वो क्या करेगी एंड्रॉयड के ऊपर या मोबाइल फोन्स के ऊपर, जो व्यू के अंदर नहीं है यानी जो स्क्रॉल के नीचे है उस आइटम को भी रेंडर रखेगी। अब वो आइटम भी रेंडर्ड पोजीशन में रहेगा तो वो क्या होगा, वो मेमोरी यूज़ कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक की स्क्रॉल की एग्जांपल ले लो, फेसबुक का स्क्रॉल कितना बड़ा होता है, आप स्क्रॉल करते जाते हो ना बैठ के घर पे,
ऐसे ही होता है ना। अगर वो पूरा का पूरा अगर उसने एक साथ हर चीज़ ही रेंडर की हुई है, उसमें कमेंट्स लाइक सब कुछ चल रहे हैं, तो आपका मोबाइल पूरा हैंग हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन हैंग हो जाएगी। तो इसके अंदर एक टेक्निक होती है, वो क्या होती है, वो ये होती है कि जब आप स्क्रॉल कर रहे हो ना, सिर्फ वो पार्ट जो कि आपका व्यू के अंदर नज़र आ रहा है, सिर्फ वो रेंडर हो। और उसके अलावा पता है क्या रेंडर हो, उसके अलावा एक आइटम ऊपर से और एक आइटम स्क्रॉल के नीचे से एक्स्ट्रा लोड हो जाए, एक्स्ट्रा रेंडर हो जाए, बस। पूरी लिस्ट रेंडर ना हो। अच्छा अच्छा, ये क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि पहली बात तो ये कि मेमोरी जो है ना उसके ऊपर आपका लोड जो है वो कम पड़े। दूसरा ये है कि अभी इसमें फ़ायदा ये है कि जब ऊपर से भी एक आइटम एक्स्ट्रा रेंडर हुआ हुआ, नीचे से भी जब यूज़र स्क्रॉल करेगा, जैसे ही वो स्क्रॉल करेगा ना, नीचे वाले आइटम्स रेंडर होते जाएंगे, ऊपर वाले आइटम्स को वो रेंडरिंग साइकिल जो है उससे अपनी हटाता जाएगा। तो उससे वो जो मेमोरी जो थी ना, वो एक एक कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर ही रहेगी, कोई बढ़ेगी नहीं वहाँ से। तो ये वाला जो है ना वो अक्सर मसले आते हैं। अब ये वाला काम जो है वो पॉसिबल नहीं है रिएक्ट नेटिव के लिए। रिएक्ट नेटिव कहता है अगर इस तरीके से करोगे ना, तो वो वाला जो काम है जो मैंने अभी बताया कि सिर्फ उन आइटम्स को रेंडर करो जो कि लिस्ट में है, यानी जो कि व्यू में है, तो पॉसिबल नहीं है। रिएक्ट कहता है अगर वो वाला काम अगर आपने करवाना ना, तो फिर आप मुझे पास करो फ्लैट लिस्ट। जब आप फ्लैट लिस्ट पास करोगे, तो ये वाला जो काम है वो खुद ही रिएक्ट कर देगा। ठीक है। तो फ्लैट लिस्ट हम देख लेते हैं, फ्लैट लिस्ट कैसे काम करती है। ये वाला जो पूरा हमारा मैप वगैरह ये सारा का सारा जो है वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? फ्लैट लिस्ट से। फ्लैट लिस्ट का तरीका क्या होता है, मैं काम करता हूँ सबसे पहले तो यहाँ पे। अच्छा, ये स्क्रॉल व्यू जो है इसको अब हम यूज करेंगे नहीं, तो खैर चलो देख लेते हैं, अभी रहने देते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लैट लिस्ट। अब बताओ फ्लैट लिस्ट कैसे चलती है, पता है किसी को? फ्लैट लिस्ट के लिए क्या करूँ, एक व्यू के अंदर डालूं फ्लैट लिस्ट को या ऐसे ही रख दूं? डाल दूं व्यू के अंदर। मैं यहाँ पे फ्लैट लिस्ट जो है वो क्या कहते हैं, सेल्फ क्लोजिंग होता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी प्रॉप्स पास करनी पड़ती हैं? डेटा। डेटा में क्या पास करूं? डेटा के अंदर मेरे पास चले जाएगा ये टू डू लिस्ट, मेरी जो पूरी लिस्ट होगी वो ऐसा डेटा चली जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद रेंडर आइटम, ये वो चीज है जो कि हर एलिमेंट के बिहाफ के ऊपर वो शो कर रहा होगा। तो उसमें यहाँ पे क्या आएगा, रेंडर आइटम में क्या आना चाहिए? फंक्शन आएगा। फंक्शन कौन सा वाला, यही पूरा उठा के रख दूं, टू डू वाला? मैं यहाँ पे इसको टू डू ले रहा हूँ, टू डू रख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो मसला पता है क्या है, कि यहाँ पे ये जो टू डू पास कर रहा होता है, ये बेसिकली वो पूरी स्ट्रिंग नहीं होगी, बल्कि ये एक ऑब्जेक्ट दे रहा होता है मुझको। इसके अंदर कुछ और कीज भी होती हैं। जो मेरा अपना डेटा जो कि मुझे चाहिए, जो कि एरे का, वो मुझे कहाँ मिलेगा? डॉट इंडेक्स है। जैसे जैसे ये इंडेक्स है, ये खुद ही रख देता है, वैसे ही आइटम के अंदर आपको जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी मिल जाएगी। ठीक है। तो ये जो स्क्रॉल व्यू है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ अब मेरी फ्लैट लिस्ट के थ्रू चल रही है, लेकिन अब ये मुझे एक एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है? ये एरर मुझे ये दे रहा है कि भाई वही की वाला। ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सपेक्ट क्या करता है? ये एक्सपेक्ट ये करता है कि इसको जब भी कोई डेटा मिलेगा ना, वो सिंपल एरे ऑफ स्ट्रिंग नहीं होगा, वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, जिसके अंदर की एक प्रॉपर्टी होगी जिससे ये डेटा जो है वो निकाल लेगा। तो एक काम करते हैं कि अब इसकी मर्जी का डेटा इसको देने की कोशिश करते हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें तो यहाँ पे जो इनपुट डेटा है इसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं डेटा, इस की का। और एक की प्रॉपर्टी रखते हैं जिसमें हमारा कोई भी यूनिक डेटा होना चाहिए। ठीक है। तो यूनिक डेटा के लिए हम क्या कर सकते हैं? टू स्ट्रिंग होता है। क्या होता है? डेट डॉट नाउ। ठीक है, सही है भाई। अब यहाँ पे इसको देने की कोशिश करते हैं, तो ये फट गया।
ठीक है, अच्छा बताओ क्यों फटा है। यहाँ जो आइटम है, अब आइटम के अंदर जो डेटा है वो ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो अगर मैंने स्ट्रिंग निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आइटम के बाद यहाँ पे लगाऊंगा डॉट डेटा। सही है भाई। तो ये हमारी टू डू लिस्ट जो है वो बन गई है। बस अब एक काम इसमें रह गया है कि जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो मैं आइटम को डिलीट करवा दूँ। अब वो बताओ वो क्लिक किसके ऊपर बनाऊँ। टेक्स्ट के ऊपर क्लिक बना दूँ। अच्छा, टेक्स्ट पे क्लिक काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा? करेगा। टेक्स्ट के ऊपर वो जो क्लिक है ना, वो बेसिकली वैसे ऑन प्रेस आपका काम नहीं करता, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि कोई भी जो आपका एलिमेंट जो आप बनाने जा रहे हो इसमें आपको टच अलाउ करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब टच अलाउ करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि बटन ही बना दो। जैसे बटन था ना, वो भी टचेबल होता है, ठीक है, वो बेसिकली टच। उसके बाद फिर अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर आप क्लिक इवेंट लगाना चाह रहे हो, बटन नहीं बनाना चाह रहे, सिर्फ क्लिक, तो उसके लिए आपके पास दो तीन तरह के टचेबल होते हैं। लाइक टचेबल ओपेसिटी होता है, ठीक है। अच्छा, इसका टचेबल ओपेसिटी का डिफॉल्ट स्टाइल क्या होता है, जैसे यूजर टच करेगा ना उसको, तो उसकी ओपेसिटी जो होगी वो कम होके बढ़ जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं टचेबल ओपेसिटी। फिर इसी तरीके से एक होता है टचेबल हाईलाइट। टचेबल हाईलाइट क्या करेगा, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक होगा ना तो उसका जो पीछे बॉर्डर जो है या शेडो जो है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे यूजर उसके ऊपर क्लिक करेगा। तो ये होता है टचेबल हाईलाइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे टचेबल्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है, अच्छा, एक टचेबल होता है टचेबल नो, क्या होता है इसका नाम, क्या, एक टचेबल होता है ना जिसपे कोई इफेक्ट नहीं शो हो रहा होता, नो इफेक्ट होता है, क्या नाम होता है, टचेबल विदाउट फीडबैक होता है एक। तो उसके ऊपर क्या होगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो बेसिकली यूजर को पता भी नहीं चलेगा कि उसने क्लिक किया है, लेकिन वो क्लिकेबल होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर कोई यूजर को यूआई में कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा होता। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इस टेक्स्ट को क्या करता हूँ, टचेबल उसमें डाल देता हूँ, क्या नाम है आपका, टचेबल ओपेसिटी में रख देता हूँ, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज टचेबल ओपेसिटी होती है। ये आ गया टचेबल हाईलाइट बेस कंपोनेंट क्रॉस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, ये वाले एलिमेंट्स हैं जो इसमें ऑरेंज कलर के आइकन जो शो हो रहा है ना, ये एलिमेंट्स है सारे, ठीक है। तो मैं टचेबल ओपेसिटी ले रहा हूँ यहाँ पे। तो टचेबल ओपेसिटी जो है वो मैं, अच्छा अब बताओ टचेबल ओपेसिटी कहाँ देना चाहिए, टेक्स्ट के अंदर देना चाहिए या टेक्स्ट के बाहर देना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, क्यों? अच्छा, यानी अगर टचेबल ओपेसिटी अब मैंने ले लिया है तो देख लो इफेक्ट आ गया एक बटन के क्लिक का, ये ओपेसिटी वाला इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, टचेबल ओपेसिटी का फायदा क्या होगा मुझे, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ऑन प्रेस, ठीक है। अब ऑन प्रेस पे मैंने क्या चलाना है, यहाँ पे मैं बना देता हूँ कॉन्स्टेंट एक नया, डिलीट टू डू, ठीक है। अच्छा, इस डिलीट के ऊपर मैंने क्या करना है, सबसे सेट टू डू लिस्ट लेनी है, सेट टू डू लिस्ट तो लेनी है ना। यहाँ से मैंने ले ली सेट टू डू लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे मैं जो है वो मैं पास करवाऊंगा आईडी को, जिसकी ब्याह पे मैंने देखना है कि इसी को डिलीट करना है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे मिलेगी प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू के ऊपर मैंने क्या करना है, प्रीवियस वैल्यू के ऊपर मैंने चलाना है फिल्टर। फिल्टर में मुझे क्या मिलेगा, टू डू, और यहाँ पे मेरी लॉजिक क्या होनी चाहिए, टू डू डॉट की नॉट इक्वल्स टू आईडी। अब बताओ मैंने सही लगाई है लॉजिक या नहीं, उल्टी तो नहीं लगा दी फिल्टर पे, देख लो।
फिल्टर को पता है क्या रिक्वायर्ड होता है? फिल्टर जो है ना, वो हर आइटम को एक एक करके फंक्शन को कॉल करता है। उस फंक्शन का रिजल्ट अगर उसको ट्रू मिला तो वो उसको रखेगा, अगर फॉल्स मिला तो हटा देगा, नहीं रखेगा। ठीक है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई टू डू के अंदर जो की है वो नहीं होनी चाहिए आईडी के बराबर। अगर आईडी के बराबर नहीं हुई तो ट्रू मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि रख लेगा। अगर आईडी के बराबर हुई तो फॉल्स मिलेगा, तो फिर नहीं रखेगा। तो इसका मतलब ये है कि सही। ठीक है, अब ये डिलीट टू डू जो है वो मुझे कॉल कहाँ से करना है? ऑन प्रेस से। लेकिन अगर ऑन प्रेस पे सीधा ऐसे रख देता हूँ, मैं इसको आर्ग्यूमेंट कैसे पास करूंगा? अब बताओ, मैंने रिएक्ट के अंदर ये चीज़ तरीका बताया था। दो तरीके हैं, एक तो फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन के अलावा दूसरा तरीका कौन सा है? बाइंड। ठीक है, बाइंड पे भी चल सकता है। तो मैं पहला वाला तरीका तो हमने देखा हुआ था ना, तो हम इस पर अभी क्या करते हैं? बाइंड चला देते हैं। अच्छा, बाइंड को क्या चाहिए होता है? पहला आर्ग्यूमेंट कैसा चाहिए होता है? दिस। और दूसरा आर्ग्यूमेंट जो कि हम उसको एज अ जो कि हम प्रॉपर्टी उसको, जो कि वैल्यू हम यहाँ पे उसको यहाँ पे पास करना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरा जो हमारा पैरामीटर होगा वो क्या होगा? टू डू डॉट आइटम डॉट की में ही रखा हुआ है ना। तो देखा जाए तो बन गया। अब देखते हैं चल भी रहा है नहीं। मैं क्लिक किया और ठीक है भाई, ये ऐड कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अच्छा नंबरिंग से इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 1 2, ताकि पता चले वही डिलीट हो रहा है, कोई और से उठा के डिलीट कर रहा है। तो मैं भी 1 वाला डिलीट करता हूँ, तो 1 वाला ही डिलीट हो रहा है। ठीक है, 2 वाला डिलीट करता हूँ, सही है। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ सारा मेरा सही चल रहा है। यहाँ पे मेरी टू डू लिस्ट जो है वो, टू डू ऐप जो है वो मेरी बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस टू डू ऐप वाला जो कोड है ये मैं गिटअप पे रखूँगा। इसमें 2-3 काम आप लोगों ने करने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, यानी नेक्स्ट संडे वाली जो हमारी क्लास है उससे पहले पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले तो यहाँ पे अभी जितना भी हमने सारा काम किया हुआ है वो app.js पे किया हुआ है, तो आपने इसको मैनेज फॉर्म में करना है। मैनेज फॉर्म में कैसे करोगे? सबसे पहले यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लो, app.js वाले यानी रूट लेवल के ऊपर ही कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लो। उस कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर फ्लैट लिस्ट जो है, यानी ये जो पूरी लिस्ट है, इस लिस्ट का कंपोनेंट अलग होना चाहिए। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर जो हम आइटम रेंडर कर रहे हैं, आइटम का कंपोनेंट अलग होना चाहिए, टचेबल ओपेसिटी यानी टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, ये पूरे फॉर्म का कंपोनेंट एक अलग कंपोनेंट होना चाहिए। तो टोटल 3 कंपोनेंट आपके एक्स्ट्रा बनेंगे, फ्लैट लिस्ट का कंपोनेंट, और फ्लैट लिस्ट के अंदर जो आइटम है आइटम का कंपोनेंट, और आपका फॉर्म का कंपोनेंट। ये तीनों कंपोनेंट बनेंगे और तीनों कंपोनेंट को आपने यहाँ पे लाके उसको यूज़ करना है। सही है भाई। और फिर हम नेक्स्ट क्लास जो है होगी उसके अंदर हम देखेंगे एक आध हम एलिमेंट इस तरह का देख लेंगे कि जिसके अंदर हम जैसे जो हार्डवेयर वगैरह से रिलेटेड जो हमारी बातचीत होती है वो कैसे होती है रिएक्ट नेटिव के अंदर, कोई कंपोनेंट वगैरह चला के देखेंगे। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसमें राउटिंग वगैरह जो होती है वो कैसे होती है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है वो तो आपको ऑलमोस्ट सारी की सारी आती हैं। ठीक है, वही रिएक्ट वाली चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, बस कुछ चीज़ें जो एडिशनल थी इसके अंदर रिएक्ट नेटिव के अंदर वो मैंने आप लोगों को बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारी जो है वो इंशाल्लाह रिएक्ट नेटिव जो है वो ख़त्म हो जाएगी।